माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ अनलिस्टेड जोन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एनएससी ने कैसा परफॉर्म किया है और जिस रेट पे मार्केट में आज की डेट में वो अवेलेबल है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, या फिर क्या एक अच्छा प्राइस होना चाहिए एनएससी अनलिस्टेड स्टॉक्स के अंदर एंटर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन खोल ली है, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखिए टोटल इनकम इसकी लगभग आई है 2100 करोड़ की, जो कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से थी लगभग 1921 करोड़ की, यानी थोड़ी बहुत इसके अंदर ग्रोथ नजर आई है। लेकिन अगर मैं इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ईयर ऑन ईयर, कि लास्ट ईयर इस क्वार्टर में, जो सितंबर का क्वार्टर है, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू कितना आया, तो लास्ट ईयर लगभग था 1400 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया लगभग 21 करोड़ का, राइट। तो यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 50% की ग्रोथ है। अगर मोटा मोटा पकड़े तो लगभग 50% की ग्रोथ है, विच इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है ना। और हमने देखा है पिछले एक साल में जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम टॉप पे चला है। निफ्टी 12,000 से 18,000 हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सरप्लस फंड मार्केट के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखोगे जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं या ब्रोकिंग से रिलेटेड CDSL है जैसी कंपनी है, या कैम्प्स जैसी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, उन सब ने बहुत शानदार परफॉर्म किया और वो परफॉर्मेंस हमें भी यहाँ NSC के अंदर भी नजर आती है। अगर मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात करूँ तो 116 करोड़ से 151 करोड़ बढ़ा है। ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ता है तो आपको एम्प्लॉय के खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नई सर्विसेज आपको ऐड करनी पड़ती है, नए एम्प्लॉयज़ ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इसके अंदर इंप्रूवमेंट है, मतलब द एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज टू 151 विच इज इन लाइन विद द ग्रोथ इन रेवेन्यू। डेप्रिसिएशन छोड़ देते हैं। अब देखिए अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो लास्ट ईयर अदर एक्सपेंसेस 220 करोड़ थे, जो आपकी आज की डेट में 418 करोड़ हो गए हैं। लगभग 200 करोड़ रुपए का अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अभी अदर एक्सपेंसेस जो बढ़े हैं वो इसकी वजह से बढ़े हैं कि पिछले जो ये क्वार्टर रहा है सितंबर का, तो इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स ने डिफॉल्ट किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सेबी ने बहुत सारे रूल्स चेंज करे हैं। सेबी ने सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो इंट्राडे के अंदर फंडिंग का था वो खत्म कर दिया। अब आज की डेट में अगर आपको कोई भी इंट्राडे करना है तो जितना अमाउंट आपके पास बैंक में है या डीमैट के अंदर है या डीपी के अंदर है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, आपको फंडिंग नहीं हो सकती। और अगर आप देखोगे जो ब्रोकिंग का बिजनेस है वो धीरे धीरे उसके अंदर ब्रोकरेज कम होती आ रही है, क्योंकि आपने देखा जीरोधा आ गया, ग्रो आ गया, अपस्टॉक्स आ गया। तो ये ऐसे ब्रोकर हैं जिनको डिस्काउंट ब्रोकर कहा जाता है। तो डिस्काउंट ब्रोकर बेसिकली क्या करता है कि आपकी ब्रोकरेज एकदम से कम कर देता है। तो जो कन्वेंशनल ब्रोकर्स थे, जिनके पास क्लाइंट ही 30,000 40,000 क्लाइंट होते हैं या 10,000 क्लाइंट्स हैं, उनका मेन बिजनेस चलता था ब्रोकरेज से, ब्रोकरेज हो गई कम। दूसरा उनका मेन लाइन ऑफ बिजनेस था क्या, कि वो फंडिंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, अब मेरे को स्टॉक खरीदना है 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, इंट्राडे मारना है। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि दे प्रोवाइड यू फंड्स, बट दैट हैज बीन नाउ रिमूव्ड बाय सेबी। नाउ यू कैन नॉट फंड फॉर इंट्राडे, जो आपके अकाउंट में पैसा है उससे ही आप खरीद सकते हो। तो वो एक सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस जो उनका था, बहुत सारे ब्रोकर्स थे मार्केट में जिनका सेकंड लाइन ऑफ इनकम था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। तो इसकी वजह से क्या, बहुत सारे ब्रोकर डिफॉल्ट कर गए। अब होता क्या है, एनएससी के पास एक फंड होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है। उस फंड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका ब्रोकर डिफॉल्ट करता है तो एनएससी आपको 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है। इंश्योरेंस कह लो, या एक तरीके से आपका उतना पैसा वो आपको रिकवर करा के देता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है एनएससी की। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कई ब्रोकर्स जो है ना पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिफॉल्ट करे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये बढ़ के आया। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो एक्सपेंस ऑलमोस्ट इसकी वजह से 200 करोड़ लगभग बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं एबिटा की बात करूं, एबिटा तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन में से ले लिया है। हम मानते हैं कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम कंट्रीब्यूशन कोर SGF, ठीक है, ये जो उनका फंड है, तो वो लगभग आया 1440 करोड़ का, और लास्ट ईयर सेम पीरियड में था 1000 करोड़ का। तो वहां पे 400 करोड़ के आसपास की ग्रोथ है, विच इज वेरी गुड साइन। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट वही 1000 करोड़ से लगभग 1500 करोड़ के आसपास हो गया, 500 करोड़ का प्रॉफिट अगेन। अब अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं तो यहां आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर 2757 था, इस बार 1467 रह गया। अब आपको लगेगा यार इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कैसे
डिक्लाइन आया है, क्योंकि रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ हुई है, एक्सपेंस भी उसके हिसाब से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी बढ़ गए जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया, नहीं। देखो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इसको कैम्स कहते हैं। लास्ट ईयर कैम्स का आईपीओ आया था, उस कैम्स के आईपीओ में एनएससी ने अपने सारे शेयर सेल आउट कर दिए थे, तो उनको 1729 करोड़ का टोटल गेन हुआ था, जिसकी वजह से ये 2757 करोड़ आपको पीबीटी नजर आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर इस एक्सेप्शनल गेन को हटा दे तो आपको एक एग्जैक्ट एक्चुअल फिगर नजर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद जो इनकम आई है वो लगभग 1100 करोड़ की आई है, ठीक है। तो 1100 करोड़ को अगर हम इसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें जो कि 49.50 करोड़, लगभग 22.11 का ईपीएस आता है। लास्ट क्वार्टर में 23 था, ये 45.99 से लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर कैम्स का प्रॉफिट जुड़ गया था। तो अगर मैं 23-22 यानी लगभग 44 रुपए का, ठीक है, 45 रुपये मान लेते हैं, तो लगभग मान के चल सकते हैं कि लगभग 90 रुपीज़ का ईपीएस यहाँ पे आ सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो 90 रुपीज़ का ईपीएस है, इस पे वैल्यूएशन क्या होगी, तो उसके लिए हम खोल लेते हैं, सबसे पहले स्क्रीनर पे चले जाते हैं और थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इसका राइवल है या पीयर है वो कितने पे चल रहा है। वो लगभग चल रहा है 36 रुपये पे, 36 के पी पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 36 का पी भी दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 36 का पी भी दें और 90 रुपए का ईपीएस पकड़ूं तो लगभग आता है 3240 का प्राइस। इसी के आसपास कहीं मार्केट के अंदर अनलिस्टेड के अंदर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे बीएससी को एनएससी से, अब मैं आपको बीएससी का प्रॉफिट दिखाता हूं, 2016 में था, सॉरी सेल्स दिखाता हूं, 2016 में इसकी सेल थी 635 करोड़ की, जो कि आज की डेट में कितनी है, 630 करोड़, यानी पिछले 5 साल में सेल्स डीग्रो हुई है। अगर मैं उसी समय एनएससी की बात करूं, आप अगर जाएंगे वेबसाइट पे एनएससी अनलिस्टेड शेयर डालेंगे, अनलिस्टेड जोन पे जाइए, तो यहां आप देखोगे ग्रोथ कि 2015 में 2275 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के आज कितना हो गया, 6202 हो गया। और अगर मैं 2022 की बात करूं तो मान के चलो, देखो लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू आया, पिछले क्वार्टर में 2000 करोड़ का 4000, लगभग 8000 करोड़ का रेवेन्यू मान के चलते हैं। अगर इसी को मैं एनालाइज कर दूं तो लगभग 8000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। और बीएससी कितना कर रहा है, केवल 630 करोड़। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एनएससी का मोनोपोली बिजनेस है मार्केट के अंदर, मतलब जो ट्रेड हो रहे हैं, चाहे वो एफएनओ के ट्रेड हो, चाहे इंट्राडे के हो, कैश के हो, किसी के भी हो, तो उसमें एनएससी जो है नंबर 1 है। तो होगा क्या, जब ये मार्केट में लिस्ट होगा तो मान के चलते हैं कि कम से कम 50 से 55 के पी पे आराम से आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसका रीजन ये है कि एनएससी एक ऐसा स्टॉक है जो एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहेंगे इसको ऐसे पोर्टफोलियो स्टॉक बनाएं। तो इसको सेल आउट करने वाले सेलर मार्केट में बहुत कम होंगे। ट्रेडर हो गए जो ट्रेड करेंगे वो अलग बात होगी। इसके अलावा एनएससी का स्टॉक है जो एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा। तो हमें ये उम्मीद है कि अगले 2 साल 3 साल में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक ये हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इस एनालिसिस को ख़त्म करता हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने जो फ्रेंड्स हैं जो एनएससी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।